नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत में पिछले 25 दिन में दोगुने से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे चरण का परीक्षण चेन्नई और पुणे में शुरू। कर्नाटक सरकार ने 1 सितंबर से कॉलेजों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई के परीक्षार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। नीट स्नातक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान पर चर्चा के लिए वस्तु और सेवा कर परिषद की बैठक आज। और असम में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल का बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा शुरू। समाचार प्रभात में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। देश में मौजूदा कोरोना संक्रमित मरीजों की तुलना में लगभग 3.5 गुना से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 25 दिन में कोरोना रोगियों के स्वस्थ होने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 76.3% हो गई है। 24,67,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले एक दिन में 63,000 से अधिक लोग इलाज के बाद ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मृत्यु दर तेजी से घटकर 1.84% पर आ गई है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कुल संक्रमित रोगियों में से केवल 0.29% रोगी वेंटिलेटर पर हैं और मात्र 2% रोगी आईसीयू में हैं। मृत्यु दर भी तेजी से घटकर 1.84% पर आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल कहा कि एक दिन में 67,000 से अधिक लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई, जिससे देश में संक्रमित लोगों की संख्या 32,34,475 हो गई है। इस समय 7,07,267 रोगियों का उपचार चल रहा है। एक दिन में 1,059 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हो गई, जिससे इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 59,499 हो गई है। पिछले दिन में 8,20,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 3,76,51,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। 24,67,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड-19 के कुल संक्रमित लोगों की तुलना में इस समय लगभग 3.5 गुना लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 25 दिन में 100% से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट यानी जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति से कोविड पर नियंत्रण में उल्लेखनीय सफलता मिली है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अधिकारी ने बताया कि देश में स्वदेशी जांच किट तैयार होने से सिंगल आरटी-पीसीआर जांच का खर्च 2,000 रुपए से घटकर लगभग 300 रुपए रह गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल राजस्थान में 2 मेडिकल कॉलेज और 3 सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई दुनिया के कई बड़े देशों के मुकाबले बेहतर है। उन्होंने कहा कि संक्रमण से देश में स्वस्थ होने वालों की दर भी 76.3% हो गई है। हमें इस बात का संतोष है कि सारे देश ने जब मिलकर लड़ाई लड़ी कोरोना के खिलाफ, तो हम दुनिया के अंदर शायद बड़े बड़े देशों से भी बेहतर प्रदर्शन कर पाए। आज बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि हमारे देश का रिकवरी रेट सारे दुनिया से बेहतर है। वो 76.30 तक पहुंच गया है। हमारा देश का फैटेलिटी रेट 1.84% दुनिया में सबसे कम है। 3,78,09,556 टेस्ट हम सारे देश में कर चुके हैं और अकेले कल में हम लोगों ने 8,23,996 टेस्ट किए। एक लैब से जो यात्रा शुरू की वो 1,540 लैब्स तक पहुंच गई। दिल्ली में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 89.82% हो गई है। दिल्ली में देश के अन्य राज्यों की तुलना में इस महामारी से स्वस्थ होने की दर सर्वाधिक है। इस महामारी से कल दिल्ली में 1,154 रोगी के स्वस्थ होने के साथ स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,48,897 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 1,693 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,65,764 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड से 17 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,347 हो गई है। दिल्ली में इस समय 12,520 लोगों का इलाज चल रहा है।
मध्य प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 75.8% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 2.29% हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना के मुफ्त इलाज की व्यवस्था अनुबंधित निजी अस्पतालों में भी की है। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल का रिकवरी रेट 81% है। इंदौर में 69%, ग्वालियर में 75% और मुरैना में रिकवरी रेट 94% है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1064 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 56,864 हो गई है। वहीं संक्रमण से 17 मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 1,282 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में अस्पतालों से 936 कोरोना वायरस रोगियों को ठीक होने के बाद छुट्टी दी गई। इसके फलस्वरूप स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 43,246 हो गई है। प्रदेश में अब हर दिन 20,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है, जबकि अब तक 12,48,000 से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों का पता लगाने के लिए अगले माह से 20,000 नमूनों की जांच की जाएगी। इस समय 10 से 12,000 नमूनों की जांच प्रतिदिन की जा रही है। राज्य विधानसभा में चर्चा के दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि 22,000 से अधिक क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से 7,078 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। राज्य सरकार ने कोविड रोगियों के उपचार के लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह बघेल ने आश्वासन दिया कि चर्चा के दौरान कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सदस्यों द्वारा दिए सुझाव को केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाएगा। सदन ने ध्वनिमत से कोरोना योद्धाओं को अथक सेवाएं देने के लिए धन्यवाद दिया। इस बीच छत्तीसगढ़ में कल कोविड-19 के 1,209 रोगियों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 24,550 हो गई है। इस बीमारी से कल 10 लोगों की मौत हुई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में 10,000 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। 14,145 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 231 की मौत हो गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1,197 नए मामलों की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में स्वस्थ होने की दर अब 80.22% हो गई है। गुजरात में अब तक 19,69,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया गया है, जिसमें से 77,949 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। कल सामने आए संक्रमण के 1,197 नए मामलों में से सबसे अधिक 168 मामले सूरत में दर्ज हुए। राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 90,139 हो गई है। राज्य में 14,884 सक्रिय मामले हैं। दूसरी ओर कल 1,047 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर अस्पतालों से छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 72,308 हो गई है। राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 2,947 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राजस्थान सरकार ने धार्मिक स्थलों को 7 सितंबर से खोलने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के दौरान ये निर्णय लिया। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट। प्रदेश में लगातार 11वें दिन कल 1,300 से ज्यादा केस मिले हैं। जोधपुर में पहली बार 304, जबकि जयपुर में 295 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर के शर्मा भी संक्रमित पाए गए हैं। बीते 24 घंटे में 12 रोगियों की जान भी चली गई। उधर बाड़मेर की जेल में 126 कैदियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इन कैदियों को जेल में बने कोविड सेंटर में शिफ्ट कर दिया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में सुधार देखने को मिल रहा है। यहां विभिन्न अस्पतालों में 19,571 रोगियों का इलाज चल रहा है। राज्य में जांच का काम भी तेजी से चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 26,72,000 से अधिक लोगों की जांच की गई है। पिछले 24 घंटे में 2,234 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 1,06,765 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 84.07% हो गई है, जो राष्ट्रीय दर से लगभग 8% अधिक है। राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,26,990 हो गई है। कोरोना के कारण 653 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पीएमसीएच में कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज
इलाज प्लाज्मा थेरेपी से शुरू हो गया है। इस बीच संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए 1 सितंबर से गया में शुरू हो रहे पितृपक्ष मेला को स्थगित कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। तमिलनाडु में कल 5,958 लोगों की कोरोना जांच पॉजिटिव आने के साथ संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 4 लाख के करीब पहुंच गई है। राज्य में लगभग 52,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। एक रिपोर्ट। राज्य में 7,249 रोगियों को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद कल विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इन्हें मिलाकर कुल 2,11,688 लोग कोविड से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 70.47% हो गई है। 83,858 रोगियों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने कल बेंगलुरु में ब्रॉडवे सुपर स्पेशलिटी कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। इन्फोसिस फाउंडेशन की वित्तीय मदद से निर्मित इस नए 200 बेड के कोविड अस्पताल को सभी आवश्यक चिकित्सा बुनियादी अस्पतालों से सुसज्जित किया गया है। बेंगलुरु से आर मूर्ति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए चेज द वायरस की रणनीति लागू की जा रही है। वे कल पुणे में कोविड अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस रणनीति से राज्य के कई संवेदनशील इलाकों में कोरोना वायरस को नियंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के लिए ये अनिवार्य है कि वो लक्षण वाले मरीजों तक पहुंचे। पुणे 1 सप्ताह के भीतर कोविड महामारी से लड़ने के लिए सक्षम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। चेन्नई में 2 प्रमुख चिकित्सा संस्थानों ने ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित टीका कोविशील्ड के दूसरे और तीसरे चरण का परीक्षण शुरू कर दिया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चेन्नई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कोविशील्ड वैक्सीन का परीक्षण करने के लिए भारत के 17 स्थानों में से एक है। सरकारी राजीव गांधी जनरल अस्पताल और श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च शहर के 2 संस्थान हैं जो परीक्षण करते हैं। चेन्नई में परीक्षण के अध्ययन का समन्वय करने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य के राज्य निदेशक डॉक्टर टी.एस. सिल्वा विनयागम ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक की आयु के स्वस्थ स्वयंसेवकों को इसके नैदानिक परीक्षण में शामिल किया जा रहा है। वायरल रोगजनक के खिलाफ श्वेत रक्त कणिकाओं में टी कोशिकाओं पर 14 दिनों तक और एंटीबॉडीज को प्रशासित करने के बाद उन पर 28 दिनों तक नजर रखी जाती है। वायरस और कई अन्य कारकों को खत्म करने के लिए उनकी प्रभावशीलता की परीक्षण के दौरान पूरी तरह से जांच की जाएगी। चेन्नई से जयसिंह के साथ समाचार कक्ष से अरुण होरा। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किए जा रहे ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे चरण का नैदानिक परीक्षण कल से शुरू हो गया। पुणे के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि परीक्षण शुरू होने पर 2 पुरुषों को टीके लगाए गए। भारतीय विद्यापीठ के मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर संजय लालवानी ने बताया कि 5 स्वयंसेवकों पर कोविड-19 और एंटीबॉडी परीक्षण किए गए थे। उनमें से 3 स्वयंसेवकों के एंटीबॉडी परीक्षण की रिपोर्ट सकारात्मक आई, इसीलिए वे परीक्षण के लिए अयोग्य हुए थे। परीक्षण में कोविशील्ड वैक्सीन का पहला शॉट दिया गया और एक अन्य 48 वर्षीय पुरुष स्वयंसेवक को भी यह टीका दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि सभी 25 उम्मीदवारों को अगले 7 दिनों में वैक्सीन दी जाएगी। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने डिग्री कॉलेजों को 1 सितंबर को खोलने की घोषणा की है। बेंगलुरु में कल संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी डिग्री कॉलेजों में ऑनलाइन कक्षाएं अगले महीने की 1 तारीख से और ऑफलाइन कक्षाएं 1 अक्टूबर से शुरू होंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। डॉक्टर अश्वत्थ नारायण ने कहा है कि डिग्री कॉलेजेस आरंभ करने का निर्णय विद्यार्थियों के भविष्य को देखकर लिया गया है। नीट परीक्षा पर आपत्ति करने वालों के बारे में मंत्री ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि कुछ लोग विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सीट भर्ती की व्यवस्था पर रुकावट लाकर योग्यता के बजाय व्यक्तिगत लाभ की ओर नजर बनाए हुए हैं। कर्नाटक का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ सीईटी परीक्षा किसी भी समस्या के बगैर संपन्न हुई। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि कोविड महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई कराते समय पूरी सावधानी बरती जाएगी और सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे।
एनटीए के महानिदेशक डॉक्टर विनीत जोशी ने बताया कि सभी परीक्षार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने परीक्षा के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के बारे में सरकारी दिशा निर्देशों का पालन कराने का आश्वासन दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, उसका पूरा ध्यान में रखते हुए एक तो हमने नंबर ऑफ रूम्स को बढ़ाया है। हमने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है कि जो बच्चे परीक्षा केंद्र पे एकत्र होते हैं परीक्षा शुरू होने के पहले या परीक्षा खत्म होने के बाद, उसको भी प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा नंबर ऑफ इन्विजिलेटर्स की संख्या को भी दुगना कर दिया गया है। हम लोग यह भी ध्यान रख रहे हैं कि इस परीक्षा की जो एक प्रामाणिकता है, इसकी जो सीक्रेसी है, इसकी जो सेफ्टी है, वो पूरी बनी रहे। जेईई मेंस और नीट अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में आयोजित की जाएंगी। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि हम छात्रों के साथ हैं और उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम छात्र के साथ हैं, पहले उसकी सुरक्षा, उसके बाद उसकी शिक्षा, और सुप्रीम कोर्ट का भी हमको सम्मान करना है। और उन अभिभावकों को, जो अभिभावक लगातार हम पर दबाव बनाए हुए हैं, 7,25,000 छात्रों ने तो कल तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया है। तो मुझे निवेदन करना है सभी से कि सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को भी हमको सम्मान करना चाहिए और बच्चों का एक वर्ष खराब न हो। इस बीच एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट स्नातक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। पहले 5 घंटों में 6,84,000 उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। परीक्षा के लिए 15 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया है, जो 13 सितंबर को आयोजित की जानी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ntaneet.nic.in से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मेघालय के शिक्षा मंत्री लाहकमेन रिम्बुई ने कहा है कि राज्य सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विस्तार से अध्ययन करने के लिए कार्यबल का गठन किया है। केंद्र ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। ये कार्यबल इस नीति को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर विचार करेगा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। भारत में पिछले 25 दिन में 2 गुने से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे चरण का परीक्षण चेन्नई और पुणे में शुरू। कर्नाटक सरकार ने 1 सितंबर से कॉलेजों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई के परीक्षार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। नीट स्नातक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान पर चर्चा के लिए वस्तु और सेवा कर परिषद की बैठक आज। और असम में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल का बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा शुरू। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की आज बैठक होगी। इसमें वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन से हुए राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजे पर विचार किया जाएगा। जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। बैठक से पहले विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर एक आम रणनीति बनाने में लगे हैं। महान्यायवादी के वेणुगोपाल ने पहले कहा था कि केंद्र राज्यों के जीएसटी राजस्व में किसी भी तरह की कमी से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। केंद्र ने मार्च में महान्यायवादी से बाजार उधारी की वैधता के बारे में राय मांगी थी, ताकि मुआवजा कोष में कमी की भरपाई की जा सके। जीएसटी कानून के तहत राज्यों को 1 जुलाई 2017 से जीएसटी कार्यान्वयन के पहले 5 वर्षों में राजस्व के नुकसान के लिए द्विमासिक क्षतिपूर्ति की गारंटी दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बकाया ऋण भुगतान पर ब्याज की छूट पर केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। लॉकडाउन के दौरान 6 महीने तक ऋणों के भुगतान पर ब्याज माफी की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में रिजर्व बैंक के रवैये ने भ्रम की स्थिति बनाई है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सरकार को केवल कारोबार के साथ साथ लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। रिजर्व बैंक ने जून में कहा था कि ऋण अवधि के दौरान ब्याज माफी करने पर ऋणदाताओं को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। सशस्त्र बल अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन ने कल अधिकरण की सभी 10 क्षेत्रीय पीठों की सुनवाई का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया।
इस पहल से सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को काफी राहत मिलेगी जिनके आवेदन की विभिन्न क्षेत्रीय पीठों में सुनवाई होनी है। सशस्त्र बल अधिकरण की केवल मुख्य पीठ ही 8 जून के बाद से प्रत्यक्ष सुनवाई कर रही है। सशस्त्र बलों की सेवा में लगे और सेवानिवृत्त कर्मियों को हो रही परेशानी को देखते हुए मुख्य पीठ प्रत्यक्ष सुनवाई कर रही है। इन कर्मियों के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने और सुरक्षा संबंधी विभिन्न कारणों से प्रत्यक्ष सुनवाई की जा रही है। आज हम अपनी आत्मनिर्भर भारत श्रृंखला के अंतर्गत देश में मधुमक्खी पालन की संभावनाओं के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। किसानों की आय दोगुना करने के प्रयास के अंतर्गत सरकार ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के कई उपाय किए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस क्षेत्र के लिए 5 अरब रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत दुनिया के शीर्ष 5 शहद उत्पादकों में शामिल है और 1 दशक में देश में शहद का उत्पादन 242% और निर्यात 265% बढ़ा है। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के 7 नए सर्किल बनाने की घोषणा की है। वीडियो संदेश में संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में नए सर्किल बनाए गए हैं। श्री पटेल ने कहा कि नए सर्किलों में त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी और मेरठ शामिल हैं। असम में केंद्रीय दल ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन का दौरा शुरू कर दिया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी MS मणिवन्नन ने हमारे संवाददाता को बताया कि 6 सदस्यों के दल को 3 समूहों में बांटा गया है। उन्होंने कहा कि ये समूह बाढ़ग्रस्त 7 जिलों का दौरा कर रहा है। कल रात केंद्रीय दल ने असम सरकार के अधिकारियों के साथ गुवाहाटी में बैठक की। अपर मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ ने केंद्रीय टीम के समक्ष बाढ़ से हुए नुकसान का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस वर्ष असम में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तर में कम दबाव के क्षेत्र के कारण ओडिशा में कई स्थानों में वर्षा हुई। मौसम विभाग ने 31 अगस्त तक राज्य के कई इलाकों में हल्की या गरज के साथ भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अब एक नजर डालते हैं देश के विभिन्न हिस्सों के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और भारी वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। चेन्नई में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने का अनुमान है। तापमान 26 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में तापमान 20 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा हो सकती है। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ मिलकर सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। डॉल्फिन मछली की एक विशेष प्रजाति है जो मुख्य रूप से एशिया और दक्षिण अमेरिका की नदियों में पाई जाती है। ये प्रजाति तेजी से लुप्त हो रही है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जंतु गांगेय डॉल्फिन को प्रकृति संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा लुप्त प्राय घोषित किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए नाम आमंत्रित किए हैं। देश के प्रतिभावान बच्चों, व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी
बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। और नवीन, अब बताएं आज के समाचार पत्रों की क्या खास सुर्खियां हैं। आनंद सितंबर में होने वाली नीट और जेईई मेंस की परीक्षाओं से जुड़ी खबर सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्पष्ट किया समय पर ही होंगे जेईई मेंस और नीट। अमर उजाला की सुर्खी है, नीट ने जारी किया प्रवेश पत्र, पहले दिन 14 लाख छात्रों ने किए डाउनलोड। कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए दिल्ली में जांच क्षमता दोगुनी करने की खबर भी सभी अखबारों में है। नवभारत टाइम्स के अनुसार एक हफ्ते में डबल होंगे कोरोना टेस्ट, मौतें 0 करने का लक्ष्य। हरिभूमि की सुर्खी है, दिल्ली में हर रोज होंगे 40,000 टेस्ट, शून्य पर लाना है मौत की दर। कोरोना वैक्सीन के सेकेंड फेज के ट्रायल पर पंजाब केसरी लिखता है, पुणे के हॉस्पिटल में 5 लोगों को कोविशील्ड की पहली खुराक दी गई। जीएसटी भुगतान में विलंब पर अब लगेगा ब्याज। हिंदुस्तान लिखता है, जीएसटी भुगतान में देरी पर 1 सितंबर से ब्याज। जीएसटी परिषद ने मार्च में हुई बैठक में लिया था निर्णय। राजस्थान पत्रिका खुशखबरी शीर्षक से लिखता है, वित्त मंत्री जल्द ही जीएसटी की दरों में कर सकती हैं कटौती, 2 व्हीलर्स की कीमतें 10,000 रुपए तक हो सकती हैं कम। दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने फास्टैग से जुड़ी खबर पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। अखबार के अनुसार टोल प्लाजा छूट के लिए फास्टैग अनिवार्य। हिंदुस्तान के शब्द हैं, 24 घंटे में वापस आने वाले वाहनों को रियायत नहीं मिलेगी। वीर अर्जुन की सुर्खी है, श्रीलंका समझ गया चीन की चाल, बोला ड्रैगन संग डील गलती, अब भारत पहले की नीति। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से रिया चक्रवर्ती पर मुकदमा दायर करने की खबर भी अधिकतर अखबारों की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, रिया पर ड्रग्स एक्ट में केस दर्ज। हिंदुस्तान के अनुसार रिया के खिलाफ ड्रग्स के सेवन और सौदे संबंधी सबूत मिले हैं। दैनिक भास्कर ने अपने बिजनेस पन्ने पर 5G टेक्नोलॉजी शीर्षक से लिखा है, 4G से करीब 20 गुना तक अधिक तेज, 17 सेकंड में पूरी फिल्म हो जाएगी डाउनलोड। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में पिछले 25 दिन में दोगुने से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे चरण का परीक्षण चेन्नई और पुणे में शुरू। कर्नाटक सरकार ने 1 सितंबर से कॉलेजों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई के परीक्षार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। नीट स्नातक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान पर चर्चा के लिए वस्तु और सेवा कर परिषद की बैठक आज। और असम में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल का बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा शुरू। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।